एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 38 लाख लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट को बंद करवा दिया है। 20 लाख लोगों ने यह माना है कि उन्हें स्टॉक मार्केट में आज तक कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगना कम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस क्यों हो रहा है और इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एडवाइसेस दूंगा जिसे अगर आपने फॉलो किया तो आपको यह समझ आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग से बड़ा पैसा कैसे कमाया जाता है। स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है और अगर आपसे कहा जाए कि आप इनमें से 10 ऐसे स्टॉक्स को चूज करो जो आने वाले वक्त में मल्टी बैगर बनने वाले, तो इसका कितना परसेंट चांस है कि आपने जो 10 स्टॉक चूज किया है उसमें से एक भी मल्टी बैगर निकल पाए। और अब आपसे कहा जाए कि स्टॉक मार्केट में आईटी, फार्मा, मेटल्स जैसे 20 अलग अलग सेक्टर्स हैं और आप इनमें से 4 या 5 ऐसे सेक्टर्स चूज करो जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपने जो 4-5 सेक्टर्स चूज किया है उनमें से 2-3 सेक्टर्स वाकई में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए। और अगर आपने इस सेक्टर के वाकई अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि आने वाले 5 से 6 सालों में आपका स्टॉक 5 से 10 गुना भी हो जाए। तो अब से बजाय ये सोचने के कि कौन सा स्टॉक आगे ग्रो करेगा, हमेशा ये सोचिए कि कौन सा सेक्टर आगे ग्रो करने वाला है, क्योंकि आपका स्टॉक कितना भी अच्छा हो, अगर उस सेक्टर में ग्रोथ नहीं है तो आपके स्टॉक में भी ग्रोथ नहीं होगी। तो अब जब आपने एक सेक्टर चूज कर लिया है, एग्जांपल के तौर पे आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर चूज किया, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, तो आपके नजर में ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है, लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर के नजर में ये एक से ज्यादा सेक्टर्स हैं। मैं बताता हूं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए टाटा मोटर्स या महिंद्रा कोई गाड़ी बनाती है, तो आपको क्या लगता है कि उन गाड़ी में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स को वो खुद ही बनाती होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्टीयरिंग व्हील किसी और कंपनी से लेती होगी, वो स्पीडोमीटर किसी और कंपनी से लेती होगी, इंटीरियर में लगने वाले लेदर्स किसी और कंपनी से लेती होंगी। तो इस तरीके से करके वो सारे अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग कंपनी से लेती है। अब आपका काम यह है कि आपको अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पता करना है और आपको पता करना है कि कौन सी वो कंपनी है जो उस कंपोनेंट को बनाने में मार्केट लीडर है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रिकॉल लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाने में मार्केट लीडर है और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हर एक गाड़ियों में होती है, चाहे वो ट्रक हो, बस हो या फिर बाइक हो। अब एक और कंपोनेंट जो सारी गाड़ियों में बहुत ही कॉमन है वो है बियरिंग्स। आप रोड में जितनी भी गाड़ियां देखते हैं उनमें से 90% गाड़ियों में एनआरबी बियरिंग्स लिमिटेड के बियरिंग्स लगे हुए होते हैं। अब ये 2 स्टॉक्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए लिए गए एग्जाम्पल्स हैं। स्टॉक मार्केट में भले ही स्टॉक्स लिस्टेड हो, लेकिन आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि वो कंपनीज अल्टीमेटली करती तो बिजनेस ही है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बिजनेस करता हो और वो आपसे आके कहता है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो क्या आप उससे पहले ये पूछेंगे कि तुम अपने कंपनी का P&L दिखाओ, कैश फ्लो दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, या फिर आप उनसे ये पूछेंगे कि तुम्हारी कंपनी करती क्या है, तुम्हारी कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाती है, वो प्रोडक्ट्स का डिमांड कितना है और अगर है तो कहां कहां है। तो स्टॉक चूज करते वक्त आप ये सवाल करना क्यों भूल जाते हैं? देखिए, किसी स्टॉक के एनालिसिस की शुरुआत हमेशा उसके बिजनेस मॉडल से होती है, ना कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के अब तक के परफॉर्मेंस को बताता है और बिजनेस मॉडल ये बताता है कि अगर वो कंपनी ऐसे ही काम करती रही तो आगे कहां तक जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिजनेस मॉडल को कैसे एनालाइज करें और बिजनेस मॉडल एनालिसिस में किन किन चीजों को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये कंपनी बनाती क्या है और इनके प्रोडक्ट्स कहां कहां यूज होते हैं और ये इनके प्रोडक्ट्स जहां यूज होते हैं उनकी डिमांड कितनी है। उसके बाद आपको देखना है कि ये कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि बड़े क्लाइंट्स होने का ये मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी पे भरोसा करती है, इसी वजह से वो इतने साल से इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आपको कभी भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका 50% या उससे ज्यादा रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से आता हो, क्योंकि प्राइसिंग पावर वैसे केस में क्लाइंट के पास चली जाती है। अगर आपको प्राइसिंग पावर के बारे में ज्यादा जानना है तो इस वीडियो को देखिए। आपने न्यूज या इंटरनेट में ऐसे बहुत से स्टॉक्स के बारे में सुना होगा जो 4-5 सालों में मल्टी बैगर्स बन गए। उनमें से कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं? शायद 1 या 2। असल में उनमें से ज्यादातर स्टॉक्स का तो नाम हमने पहली बार सुना होता है। देखिए, जो बिगिनर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टिंग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए रिलायंस और एशियन पेंट्स तो ठीक है, लेकिन वैसे लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट में रहे हुए 2-3 साल या उससे ज्यादा हो गया है, उन्हें स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्टॉक्स में भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। स्मॉल कैप से मेरा मतलब वो 5-10 रुपए वाला पेनी स्टॉक नहीं है, बल्कि वैसे स्टॉक जिनका मार्केट कैप 4000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक है, यानी कि वैसे स्टॉक जो आने वाले वक्त में निफ्टी 50 के स्टॉक्स बन सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि ज्यादातर छोटे स्टॉक से मल्टी बैगर बनते हैं? देखिए, किसी कंपनी के लिए 20 करोड़ के सेल्स को अगले साल 40 करोड़ का करना इजी है, यहां तक कि 200 करोड़ के सेल्स को 400 करोड़ का भी किया जा सकता है।
लेकिन एक कंपनी के लिए 5,000 करोड़ के सेल्स को अगले साल 10,000 करोड़ का करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब कोई कंपनी अपने छोटे सेल्स फिगर से बड़े सेल्स फिगर में ट्रांजिशन कर रही होती है, यही वो वक्त होता है जब उस स्टॉक की प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ती है। और यही ऐसा वक्त होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स मल्टी बैगर्स भी बनते हैं। ये जो प्रोवर्ब है ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसे हमने इतना सीरियसली ले लिया है कि हम एक से ज्यादा बास्केट खरीद चुके हैं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन अच्छी चीज है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास 5 लाख रुपए और आप 20-25 स्टॉक खरीद लेते हैं। इसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते, बल्कि डाइल्यूशन ऑफ योर कैपिटल कहते हैं। ज्यादा स्टॉक्स रखने से आपको मुश्किल से 10-12% का ही रिटर्न मिलेगा, और अगर आपको 10-12% का ही रिटर्न कमाना था तो आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आप इतनी मेहनत करके, टाइम लगा के स्टॉक्स क्यों खरीद रहे हैं? और मान लेते हैं कि आपका कोई एक स्टॉक 5 गुना हो भी गया, तो आपका 25,000 1,25,000 हो गया। इससे आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ा? लेकिन इसी की जगह अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके अपना 5 लाख रुपए 5 अलग अलग स्टॉक्स में लगाए होते और एक भी स्टॉक अगर 5 गुना हो जाता तो आपका 1 लाख 5 लाख बन जाता। इससे भले ही आपकी लाइफ चेंज नहीं होती, बट आपको 2 चीजें मिलती। पहला, आपको यह समझ आता कि बड़ा पैसा कमाया कैसे जाता है, और दूसरा, एक बड़ा पैसा कमाने के लिए आपके पास 10-12 लाख का एक फंड जमा हो जाता। एक सिंपल सा रूल है कि आपके पोर्टफोलियो के हर एक स्टॉक में मिनिमम 20% का एलोकेशन होना ही चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम ज्यादा स्टॉक्स इसलिए रखते हैं क्योंकि वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो स्टॉक्स बढ़ेंगे भी या नहीं। तो अगर आप श्योर नहीं है तो आप स्टॉक मत खरीदिए। अगर आपको 1% भी डाउट है कि आपका स्टॉक ग्रो करेगा या नहीं, तो आप उस स्टॉक को मत खरीदिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है? देखिए, एक सेक्टर है जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अगर आपको इस सेक्टर के बारे में और जानना है तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए।